नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जो बहुत फेमस किताब है रिच डैड पुअर डैड उसकी गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास ना इसकी एक डिटेल समीक्षा है और हमारा मकसद है इसके जो मेन आइडियाज हैं, इसका जो असर हुआ है और हाँ जो आलोचनाएं हैं उनको भी समझना। जी बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किताब घूमती है कियोसाकी के दो पिता तुल्य फिगर्स के इर्द गिर्द, है ना। एक पुअर डैड, उनके असली पिता, पढ़े लिखे पारंपरिक नौकरी वाले। हम्म। और दूसरे रिच डैड, उनके दोस्त के पिता, एक स्मार्ट बिजनेसमैन। बिल्कुल। और किताब में ना पैसे, काम, पढ़ाई, इन्वेस्टमेंट, इन सब पर उनके बिल्कुल अलग अलग नजरिए दिखाए गए हैं। हाँ, और यहीं से मतलब असली सबक शुरू होते हैं। एग्जैक्टली कहानी तो बस एक फ्रेमवर्क है, असली चीज है वो माइंडसेट वाला पार्ट। और सबसे बड़ा सबक वो है एसेट्स बनाम लायबिलिटीज का। हाँ, ये वाला पॉइंट तो बहुत डिस्कस होता है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, मतलब ऐसी चीजें जो पैसा कमा कर दें, जैसे रियल एस्टेट जिससे किराया आए, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले, या कोई बिजनेस। अच्छा। और गरीब या मिडिल क्लास, वो अक्सर लायबिलिटीज खरीदते हैं जिन्हें वो कभी कभी एसेट समझ लेते हैं। जैसे? जैसे अपना घर, अगर उससे पैसा जा रहा है, मतलब मेंटेनेंस, लोन वगैरह, या कारें, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, ये सब लायबिलिटीज हैं क्योंकि ये जेब से पैसा निकालती हैं। ये घर वाली बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल है ना? क्योंकि आमतौर पर तो घर को एसेट ही माना जाता है। बिल्कुल। और यही उनकी दूसरी अहम बात आती है, फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत। उनका तर्क है कि हमारा जो ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम है वो पैसा कमाना सिखाता है, पर पैसे को मैनेज करना या उसे बढ़ाना वो नहीं। ये बात तो सोचने वाली है। इसीलिए वो कहते हैं कि सिर्फ नौकरी के पीछे मत भागो, एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट वो बेहतर रास्ते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। और वो सीखने के लिए काम करो वाला आइडिया। हाँ, वो भी सीखने के लिए काम करो, ना कि सिर्फ कमाने के लिए। मतलब अलग अलग स्किल्स सीखो, सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन। ये स्किल्स बाद में एसेट बनाने में काम आते हैं। और हाँ, पैसे खोने के डर से उभरना और कैलकुलेटेड रिस्क लेना। ये सब आइडियाज सुनने में तो बहुत पावरफुल लगते हैं और किताब की भाषा भी काफी सरल है, बातचीत जैसी। शायद इसीलिए ये इतनी पॉपुलर हुई, खासकर उन लोगों में जो फाइनेंस में नए हैं। सही कहा। इसकी एक्सेसिबिलिटी और मोटिवेशनल टोन वो इसकी बड़ी खूबियां हैं। ये आपको नौकरी, एजुकेशन, बचत, इन सब पर जो पारंपरिक सोच है उसे चैलेंज करने पर मजबूर करती है। एक तरह से माइंडसेट शिफ्ट करवाती है। लेकिन यहीं पर इसकी कमजोरियां भी सामने आती हैं। अच्छा, जैसे कि? देखिए, ये फिलॉसफी पर ज्यादा फोकस करती है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर कम। मतलब ये तो बता दिया कि एसेट बनाओ, पर कैसे? स्टेप बाय स्टेप गाइड जैसी चीज नहीं है। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया पढ़ते हुए। और कुछ कॉन्सेप्ट्स ना बार बार रिपीट होते लगते हैं। और सबसे बड़ा विवाद तो रिच डैड के असली होने या ना होने पर है। ओह हाँ। उसका क्या, अगर वो सच में काल्पनिक हैं तो फिर सवाल उठता है कि पूरी सलाह की नींव कितनी मजबूत है। अगर आपका प्रेरणा स्रोत ही शायद गड़ा हुआ है तो विश्वसनीयता थोड़ी कम हो जाती है ना? बिल्कुल। और कुछ सलाहें जैसे नौकरी की सिक्योरिटी को कम आंकना, या कर्ज लेकर, मतलब लीवरेज लेकर इन्वेस्ट करने को एनकरेज करना, ये चीजें हर किसी के लिए हर सिचुएशन में सही या सेफ नहीं हो सकती। तो ये सवाल उठता है कि क्या ये सलाह यूनिवर्सल है? तो इसका मतलब ये हुआ कि किताब शायद उन बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है जो पैसे के बारे में अपनी सोच बदलना चाहते हैं या जो अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, उनके लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, एक मोटिवेशन। लेकिन जो लोग डिटेल्ड स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं या जो पहले से फाइनेंशियली लिटरेट हैं, उन्हें शायद ये थोड़ी बेसिक लगे या थोड़ी ओवर सिंप्लीफाइड। अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें, वो तो जबरदस्त रहा है। ओ बिल्कुल, 40 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिकी हैं दुनिया भर में, दर्जनों भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है। और सिर्फ किताब ही नहीं, पूरी एक फ्रेंचाइजी बन गई, सेमिनार, गेम्स और भी किताबें। हाँ, ये तो है। इसने पर्सनल फाइनेंस को ना मेन स्ट्रीम बातचीत का हिस्सा बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो कुल मिलाकर फिर क्या कहें, हमारी समीक्षा इसे क्या रेटिंग देती है? देखिए, समीक्षा इसे 10 में से 8 की रेटिंग देती है, जो कि काफी मजबूत है। 8-10, ओके। हाँ, ये पैसे के बारे में अलग तरह से सोचने के लिए एक शक्तिशाली मोटिवेटिंग टूल है, लेकिन कुछ चेतावनियों के साथ। जैसे कि ये कोई इन्वेस्टमेंट या वेल्थ क्रिएशन के मैनुअल नहीं है। इसका असली मूल्य है फाइनेंशियल फ्रीडम का बीज बोना, लोगों को खुद जिम्मेदारी लेने के लिए इंस्पायर करना।
पर इसके जो अति सरलीकृत मैसेज हैं या जो थोड़ी रिस्की सलाह है, उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये एक स्टार्टर है, गाइड बुक नहीं। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, बताइए। कियोसाकी की जो एसेट की परिभाषा है, खासकर जब वो कहते हैं कि आपका अपना घर भी लायबिलिटी हो सकता है अगर वो जेब से पैसा निकाल रहा हो, ये परिभाषा पारंपरिक वित्तीय सोच को कैसे चुनौती देती है और किसी के अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।